So in this particular one, moving further, we are discussing test your knowledge question, that is question number 3. In this particular, let us first read the question and then moving accordingly. Alright. So in this one, that is question number 3. So what we have given is company X enter करिए into a contract. Where is our MS Word? So what we have given, we are doing TY, test your knowledge, question number 3. Alright. What we have given is company X enter करिए into an agreement on 1st January 2001 को. So there is a company X which is entering into a contract on 1st January 2001 को. तो date 1st January 2001 को enter करी into an contract with a customer for renovation of hospital and install new air conditioner for total consideration of rupees 50 lakh. एक कंपनी X है, देयर इज अ कंपनी X जो कि एंटर करी किसी कॉन्ट्रैक्ट में, और उसके बाद क्या हो रहा है 1st जनवरी 2001 को विद अ कस्टमर, किसी कस्टमर के साथ एक कंपनी एंटर करी है विद अ कस्टमर फॉर रेनोवेशन ऑफ हॉस्पिटल को रेनोवेट कराना है एंड इंस्टॉल एक न्यू एयर कंडीशनर लगाना है फॉर द टोटल कंसिडरेशन दैट इज अमाउंटिंग रुपीज 50 lakh. The promised renovation service, including the installation of new air conditioner, is a single performance obligation satisfied over a time. जो प्रॉमिस रेनोवेशन सर्विस है, इंक्लूडिंग जिसमें इंक्लूड भी है, जिसमें हमें इंस्टॉल भी करना है न्यू एसी, इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो कि सेटिस्फाई करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज रुपीज 40 lakh इंक्लूडिंग 10 lakh फॉर द एसी. तो टोटल जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो तो है हमारी 40 lakh, बट उसमें 40 lakh में 10 lakh जो है दैट इज द इंक्लूसिव अमाउंट ऑफ द एयर कंडीशनर. Company X determined that it act as a principal in accordance with para B34 to B38 of India's 115 because it obtained control of the air conditioner before they are transferred to the customer. कंपनी एक्स जो है उसने डिटरमाइन किया दैट इट एक्ट करेगी एज अ प्रिंसिपल इन अकॉर्डेंस विद दिस पैरा के अकॉर्डेंस जो 115 में लिखा है, बिकॉज वो जो है कंट्रोल करेगी एसी का बिफोर दे आर ट्रांसफर टू द कस्टमर, बिकॉज वो एसी का कंट्रोल ऑब्टेन करेगी कस्टमर को ट्रांसफर करने से पहले. द कस्टमर ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ द एसी व्हेन दे आर डिलीवर टू द हॉस्पिटल प्रीमाइसेस. और जो कस्टमर है वो ऑब्टेन करेगा कंट्रोल ऑफ एसी जब वो डिलीवर हो जाएगा हॉस्पिटल सॉरी premises को. Company X uses an input method based on cost incurred to measure its progress towards the complete satisfaction of the performance obligation. तो यहाँ पे जो है एग्रीमेंट बन रहा है एंड ऑल. तो यहाँ पे इनपुट सबसे पहले कुछ जो हाइलाइट्स है ऑफ दिस क्वेश्चन इज, तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, हमें एक तो ये इनपुट मेथड का यूज़ करना है. यहाँ पे फ्यू हाइलाइट्स ऑफ दिस क्वेश्चन पर्टिकुलर वन इज हमें इनपुट मेथड का यूज़ करना है. उसके बाद टू आइडेंटिफाई द कितनी प्रोग्रेस है टुवर्ड्स दैट. यहाँ पे पर्टिकुलरली लिखा नहीं है कि जो कंपनी का जो मेजर बिजनेस है, मतलब जो मेन बिजनेस है दैट इज द रेनोवेटिंग द हॉस्पिटल. एसी हम इंस्टॉल करके दे रहे हैं, तो इसमें अलग से बताया तो नहीं है, बट इसका मतलब यही होता है कि एक मेजर कंपोनेंट है जो आप लगा के दे रहे हो. तो आप जब व्हेन यू चेक दी परसेंटेज ऑफ प्रोग्रेस कितना रिनोवेट हुआ है, तो उसमें वी विल नॉट टेक द सेम. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन प्राइस कैलकुलेट कर लेती हूँ, देन वी विल रीड फ्रॉम द क्वेश्चन फ्रॉम दिस सजेस्टेड आंसर फ्रॉम द आंसर ऑफ द स्टडी मटेरियल कि व्हाट एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट टेल अस
द रिमेनिंग थिंग। तो यहाँ पे मैं एक बार तो लिख लेती हूँ, टोटल कंसिडरेशन हमें यहाँ लिखी है। टोटल कंसिडरेशन कितना लिखा है? टोटल कंसिडरेशन हमें बताया है दैट इज अमाउंटिंग ₹50 लाख। टोटल तो है हमारा 50 लाख। दिस वी कैन सी द ट्रांजैक्शन प्राइस। उसके अलावा हमें क्या बताया? उसके अलावा हमें पता है कॉस्ट इनकर्ड। कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई है टिल डेट, ऐसा हम बोल सकते हैं। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट इसमें जो 10 लाख है, यस क्वेश्चन आगे भी है। उसके बाद एज अ 31 मार्च 2001 में अदर कॉस्ट जो इनकर्ड एक्सक्लूडिंग द एयर कंडीशनर, एसी को हटा दो, इज 6 लाख। यानी कि जो कॉस्ट इनकर्ड है टिल दैट इज वी हैव गिवन 6 लाख रुपीज लगी है। और उसके बाद टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी लगी है हमारी? पहले वी नीड टू कैलकुलेट एज पर द इनपुट मैथड द परसेंटेज ऑफ WIP। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी लगी है हमें? दैट इज अमाउंटिंग रुपीज, टोटल हमें लगी है 40 लाख, बट दैट इज द इंक्लूसिव अमाउंट ऑफ AC। तो अकॉर्डिंगली हमें जो टोटल कॉस्ट लगी है अभी तक AC को हटा के, वो लगी है 40 लाख माइनस 10 लाख, दैट इज नथिंग बट 30 लाख इन टोटल। तो हमें 30 लाख की कॉस्ट आज तक लगी है। तो अगर हम इफ वी कैलकुलेट करें ना percentage of WIP, this may be our solution part। तो ये सोल्यूशन में हमें क्या देखने को मिलता है कि परसेंटेज ऑफ WIP क्या होगा? what will be how we calculate by using the formula that what is the cost incurred till date। हमारी अभी तक कितनी cost incurred हुई है till date, पहले हमें वो लेना होगा, divided by the total estimated cost। total estimated cost कितनी है? तो अकॉर्डिंगली एज पर द गिवन केस इसका पूरा फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का। तो टोटल कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई? दैट इज अमाउंटिंग ₹6 लाख। तो हमें 6 लाख रुपए लग गया है। और टोटल कितना है? तो 40 लाख जो है दैट इज द इंक्लूसिव अमाउंट ऑफ AC। वी विल नॉट इंक्लूड बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कितना रेनोवेट हुआ है। AC जो है उसका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? और दैट इज द मेजर कंपोनेंट है जो कि एंटिटी इंस्टॉल कर रही है। और इसका जो रीज़न है वो हम नीचे फर्दर सॉल्यूशन से रीड करते हैं। करंटली वी आर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 30 लाख आ जाएगा अकॉर्डिंगली। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, वी कैलकुलेट द सेम, देन 6 लाख डिवाइड बाय 30 लाख विल गिव अस 20%। 20% इसको यहाँ से मल्टीप्लाइड बाय 100 भी कर दो तो हमें आ जाएगा 20%। उसके बाद क्या करना है? हमें रेवेन्यू टू बी रिकग्नाइज। कैसे आप रेवेन्यू को टू बी रिकग्नाइज करोगे? रेवेन्यू विच इज टू बी रिकग्नाइज्ड। तो रेवेन्यू कैसे रिकग्नाइज होगा? तो यहाँ पे अपन को करना होगा, जो हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस होगी, ट्रांजैक्शन प्राइस विच इज ऑफ व्हाट? ट्रांजैक्शन प्राइस यहाँ हमारी है 50 लाख। इसमें से हमें लेस करना है द मेजर कंपोनेंट। मेजर कंपोनेंट यहाँ क्या होगा? मेजर कंपोनेंट इन दिस पर्टिकुलर केस इज द AC वाला पार्ट। AC है हमारा यहाँ मेजर कंपोनेंट, मल्टीप्लाइड बाय हमें परसेंटेज ऑफ WIP करना है कि कितना वर्क हमारा कंप्लीट हुआ है, और ये आ जाएगा। उसके बाद हमें प्लस करना होगा द नेक्स्ट थिंग एज विच इज द मेजर कंपोनेंट। तो हमें पूरा रेवेन्यू पता चल जाएगा मेजर कंपोनेंट। तो हम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ जो हमारा रेडीमेड जो प्रोडक्ट है जो हम उसे लगा के दे रहे हैं उसका नहीं निकाला है। उसका रीज़न जो है वो हम नीचे अभी रीड करते हैं दैट सेम। तो यहाँ पे हमारा हो गया 50 लाख माइनस 10 लाख विच इज ऑफ द AC कॉस्ट। ओहो, ये क्या हो गया? ये आ गया हमारा
जितना आएगा, जैसे कि 40 लाख आएगा, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एज अ 20%। 20%, तो अकॉर्डिंगली हमारा कितना आएगा, 50 लाख माइनस 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 20%, दैट विल कम एज, तो ये कितना आएगा, 8 लाख प्लस 10 लाख ऑफ AC, 10 लाख ऐसे आएगा। अकॉर्डिंगली हमारा कितना आ जाएगा, 18 लाख। तो हमें कितना, जो हमारा प्राइस आया है विच इज द रेवेन्यू विच इज टू बी रिकॉग्नाइज, इज हमारा आया है 18 लाख। करेक्ट। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो भी बोला था परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो सेटिस्फाई करेगी, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज फॉर द ईयर एंडेड। बट हमें कुछ जो पर्टिकुलर कुछ लिखना भी आना चाहिए इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, बाकी चीज़ें क्वेश्चन क्या हमसे डिमांड कर रहा है, एंड what other things the question which is demanding from us, क्वेश्चन हमसे और क्या एक्सपेक्ट करता है, हमें इसमें पर्टिकुलर जो जो रेलेवेंट थिंग्स है वो लिखना भी आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम आंसर से पढ़ लेते हैं। करेक्ट। तो पैरा 3, ये जो थर्ड वाला है ये हम रीड कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। तो पैरा जो B19 है, India's 115 inter alia state that an entity shall exclude from an input matter the effects of any input that in accordance with the object of measuring progress do not depict the entity's performance in transferring the control of goods or service to the customer। जो कि हमारे केस में क्या है, that is the same part is the installation of the AC। तो यहाँ तक ये हमें समझ आ रहा है, बट हमें एग्जामिनर को भी तो समझाना होगा, हमारी समझने से क्या होगा। तो हम उसे एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं, पैरा एज पर इंडियाज 115, हम तो ऐसे लिखेंगे। एक एंटिटी जो है वो एक्सक्लूड करेगी, तब हमें भी पता है कि एक्सक्लूड करना है अमाउंट, तो उन्हें भी बताना है कि हम एक्सक्लूड करेंगे फ्रॉम एन इनपुट मैथड। फ्रॉम एन इनपुट मैथड, इनपुट मैथड में जब हम परसेंटेज ऑफ प्रोग्रेस निकाल रहे हैं, इसके लिए फ्रॉम एन इनपुट मैथड, इसका बहुत ही अच्छा आंसर है विच आई रेफर फ्रॉम भाविक चौकसी सर। उन्होंने बताया था that when we calculate the input method, when we calculate the output method, I was going through and मुझे वो कई पॉइंट दिखा था कि हम जो इनपुट मैथड को जब इनपुट मैथड जब लगता है, कब लगता है, जब परसेंटेज ऑफ प्रोग्रेस लगाते हैं, तो जो इफेक्ट्स है ऑफ एनी इनपुट दैट इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरिंग प्रोग्रेस, जब हम कैलकुलेट करते हैं, ये हम क्यों करते हैं, इनपुट मेथड लगाते हैं बिकॉज वी हैव द ऑब्जेक्टिव टू कैलकुलेट, मतलब द प्रोग्रेस कितना काम हो चुका है। तो डू नॉट डेपिक्ट द एंटिटीज परफॉर्मेंस इन ट्रांसफरिंग द कंट्रोल ऑफ गुड्स और सर्विस टू द कस्टमर, बिकॉज हमने यहाँ पे एसी को एक्सक्लूड किया है बिकॉज द सेम इज not relevant for us for calculating the input, for calculating the work in progress, that the same does not depict us, मतलब ये हमारा कितना परफॉर्मेंस ट्रांसफर हो गया है, कितना कंट्रोल ऑफ गुड्स और सर्विस, उसे शो नहीं कर रहा है। इन अकॉर्डेंस विद द अबव, कंपनी एक्स असेसेस, कैसे असेस करेगी, whether the cost incurred to procure the air conditioner are proportionate to the entity's progress, क्या अंडरस्टैंड करेगी कंपनी एक्स, क्या whether the cost incurred to procure the air conditioner are proportionate, कि जो हमने परचेज किया है एयर कंडीशनर को, क्या वो प्रोपोर्शनेट है टू द एंटिटी प्रोग्रेस इन सेटिस्फाइंग द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, क्या वो प्रोपोर्शनेट तरीके से इनकर हो रही है क्या टू द एंटिटी की प्रोग्रेशन सेटिस्फाई, जिस तरीके से एंटिटी को सेटिस्फाई करना है, जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है जो उसे ट्रांसफर करना है, जो वो रेनोवेशन करी हॉस्पिटल का, जो कॉस्ट इनकर है टू प्रोक्योर द एयर कंडीशनर इज 10 लाख आर सिग्निफिकेंट, ये कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, वी नो दैट रिलेटिव टू द कॉस्ट ऑफ कंप्लीटली सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और जो कि कंप्लीटली रिलेटिव है, जो कि हमें सेटिस्फाई करनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑफ दैट इज अमाउंटिंग ऑफ रुपीज 40 लाख। ऑल्सो कंपनी एक्स इज नॉट इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग द एयर कंडीशनर, बट कंपनी एक्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं है किसमें, क्वेश्चन को भी ये बताना चाहिए था कि वी आर नॉट इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ द एयर कंडीशनर। तो हमें यहाँ पे मेंशन करना है वापस कि जो हमने प्रोक्योर किया है ये रिलेटिव है, सिग्निफिकेंट अमाउंट भी है, बट वी आर नॉट, वी पीपल, the company is not engaged in the production or the manufacturing or the designing of the air conditioners. Company X conclude that including the cost to procure the air conditioner in the measure of progress would overstate the extent of entity performance। तो हमने उसे अलग से ऐड किया है, but
कंपनी एक्स कंक्लूड करिए इंक्लूडिंग द कॉस्ट टू प्रोक्योर द एयर कंडीशनर, जिस तरीके से हमने प्रोक्योर किया है, एयर एसी को खरीदा है, परचेज किया है, इन द मेजर ऑफ प्रोग्रेस वुड, अगर हम उसे इंक्लूड कर दे तो वो हमारे अमाउंट को ओवरस्टेट करेगा, एंटिटी के परफॉर्मेंस को वो ओवरस्टेट कर लेगा। तो कंसिक्वेंटली इन अकॉर्डेंस विद पैरा दिस ऑफ इंडियाज 115, जो एंटिटी वो एडजस्ट करेगी इस मेजर ऑफ प्रोग्रेस टू एक्सक्लूड द कॉस्ट टू प्रोक्योर द एसी, तो वो क्या करेगी, पहले एक्सक्लूड करेगी ताकि सो दैट वी गेट द करेक्ट प्रोग्रेस, हमें पता चले। एक्सक्लूड करेगी कॉस्ट टू प्रोक्योर द एयर कंडीशनर फ्रॉम द मेजर ऑफ कॉस्ट इनकर्ड एंड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन प्राइस। तो किससे एक्सक्लूड करिए, टू मेजर द कॉस्ट, क्योंकि बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज दैट हाउ मच वर्क वी हैव कंप्लीटेड टिल डेट, for checking the work progress, exclude करेगी, otherwise it will overstate our amount, overstate the work of progress. To exclude the cost to procure the air conditioner from the measure of cost incurred from the transaction price. The entity recognizes revenue for the transfer of air conditioner at an amount equal to the cost to procure the AC at a zero margin. तो entity recognize करेगी revenue for the transfer of AC को at an equal amount to the cost, जितनी हमें जितना पैसा लग रहा है उतना ही हम ऐड कर देंगे at a zero margin. तो कंपनी एक्स कैसे सेस कर रही है, द परफॉर्मेंस इज 20%, ये हमारा भी आ गया 6 लाख क्योंकि हमने एक्सक्लूड कर दिया एसी के प्राइस को, तो ये इससे पता चल गया हमारा वर्क ऑफ प्रोग्रेस। कंसिक्वेंटली कंपनी एक्स रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग, रेवेन्यू 18 लाख, ये हमारा आया 18 लाख, और सीओजीएस जो है वो 16 लाख आया, वो कैसा है वो भी देखते हैं, और प्रॉफिट जो है दैट विल बी अमाउंटिंग ₹2 लाख। तो रेवेन्यू हमने कैसे रिकॉग्नाइज किया, रेवेन्यू हमने रिकॉग्नाइज किया 20% कैलकुलेट किया, 10 लाख का एसी था, इसको इसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई किया तो हमारा 18 लाख आया। 18 लाख आया। अब द पॉइंट इज वी हैव नॉट कैलकुलेटेड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो कैसे पता चलेगा हमें, सीओजीएस 18 लाख तो हमें पता चल गया, हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, क्वेश्चन कोई दिया था क्या, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, सारे आंसर यहाँ क्या, हमारा रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज हो गया बट आई एम नॉट गेटिंग 16 लाख कहाँ से आया, या तो उन्होंने कॉस्ट रेट और प्लस ऐड कर दिया डायरेक्टली 10 लाख ऑफ एसी कॉस्ट। तो यू गाइस टेल मी दैट 16 लाख कहाँ से आया, दैट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स, क्या वो उन्होंने डायरेक्ट कर दिया, कॉस्ट टिल डेट प्लस एसी, वो मुझे नहीं पता चल रहा है। वी हैव रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, रेवेन्यू तो हमने रिकॉग्नाइज कर दिया, दैट इज अमाउंटिंग ₹18 लाख, बट हाउ दिस 16 लाख कम्स इन आवर आंसर, दैट आई डोंट नो, क्या वो डायरेक्टली आ गया है, तो यू गाइस टेल मी अबाउट द सेम, दैट हाउ वी विल रीच टू दिस 16 लाख, 16 लाख कहाँ से आया वो नहीं पता चल रहा है मुझे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या उन्होंने डायरेक्टली कर दिया कि कॉस्ट टिल डेट दैट इज 6 लाख plus the cost of revenue, so please answer me this particular one, all right, so see you to meet you in the next one.